सो अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी तो एक है हैरी जी जॉनसन, इन्होंने बोला है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है इट इज़ अ पॉलिसी विच एम्प्लॉइंग द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ मनी एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी। तो हम जो हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स ही जो है अचीव करेंगे, बट हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो हमारा सेंट्रल बैंक का जो होता है उसका मनी पे कंट्रोल रहता है। ओके, कि मनी जो है किस तरीके से जो है उसका सप्लाई किस तरीके से होता है पूरे के पूरे मार्केट में। सो यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक का जो कंट्रोल है ओवर द सप्लाई ऑफ मनी, तो उस पे जो है हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि पैसा जो है किस कंट्रोल्ड वे में उसका सप्लाई होना चाहिए, प्लस जो है जो सेंट्रल बैंक है उसके पास जो है अवेलेबल क्रेडिट भी होना चाहिए एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अगर गवर्नमेंट को जो है किसी भी तरीके के पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से उनको देगा, या उसके साथ के और भी जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन सबको ज़रूरत पड़ती है तो वो किस तरीके से हमारा जो है पैसे को किस तरीके से जो सप्लाई होता है मनी का वो किस तरीके से करेगा। एंड ये सारा उसको इस ध्यान में रख के करना है कि हमने जो अपना इकोनॉमिक पॉलिसी बना रखा है उसी फ्रेमवर्क के अंदर जो है ये लेन देन और ये पूरा सप्लाई को कंट्रोल करने का वो सारा जो है इसी के अंदर ही होता है। सो जो हमारा मनी जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी पे प्रॉपर तरीके से जो है कंट्रोल करके रखना जो है वो हमारा काम सेंट्रल बैंक का जो है। और इसी को जो है हम जब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं एक डिस्क्रेशन के जरिए, तो वो सारा जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। सो मॉनेटरी पॉलिसी में हम सिंपली क्या करते हैं? वी रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। ओके, सो दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक आपका रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो बी इट गवर्नमेंट को अगर पैसे की जरूरत हो, या फिर हम जो बोलते हैं अदर शेड्यूल्ड बैंक्स वगैरह होते हैं, अदर बैंक्स वगैरह होते हैं, उनको अगर रिक्वायरमेंट होता है तो इन सब में जो है मदद हमारी कौन करता है? हमारी आरबीआई ही मदद करता है। तो यहाँ पे एक चीज आती है, एक हो गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी और एक हो गया आपका क्रेडिट पॉलिसी। ओके, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें हम पूरा का पूरा मनी सप्लाई को रेगुलेट करते हैं। ओके, सो मॉनेटरी पॉलिसी में पूरा का पूरा मनी सप्लाई का आपका रेगुलेशन होगा, जबकि जो क्रेडिट पॉलिसी होता है ना वो खाली हमारा क्रेडिट सप्लाई के लिए होता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम पूरा का पूरा जो ओवरऑल इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई है उन सबको हम देखभाल करते हैं, बट क्रेडिट पॉलिसी के अंदर हम खाली सप्लाई ऑफ क्रेडिट पे ही, यहाँ पे हम क्रेडिट पॉलिसी में सप्लाई ऑफ क्रेडिट खाली इसी पार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं। सो इन दोनों में भी देखो कुछ कुछ सेम चीजें हैं, कुछ कुछ सेम चीजें मतलब इनमें क्या चीजें हैं सेम? इन दोनों पॉलिसीज में कुछ सेम चीजें। पहला चीज यही है कि दोनों में दोनों का जो अथॉरिटी की अगर हम बात करें, जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाहे वो हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, चाहे हम किसकी बात करें, क्रेडिट पॉलिसी की बात करें, दोनों का जो मॉनिटरिंग अथॉरिटी है वो सेम है, विच इज अवर सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंड कॉमन चीज यही है कि दोनों इंस्ट्रूमेंट से हम क्या करते हैं? हम कंट्रोल करते हैं मनी की सप्लाई को। एक से हम मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, दूसरे से हम क्रेडिट की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ओके, सो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों में कि दोनों कंट्रोलिंग नेचर का है। कंट्रोलिंग नेचर इन द सेंस कि एक से हम जो है मनी का कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर हम दूसरी क्रेडिट पॉलिसी की बात करें तो उससे हम जो है सप्लाई ऑफ क्रेडिट वगैरह के बारे में वहां पे हम लोग जो है फोकस करते हैं। एंड द थर्ड कॉमन पॉइंट इज दैट द सेम फोर्सेस डिटरमाइन द सप्लाई ऑफ मनी एंड द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। जो फोर्सेस की हम जो बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, दोज फोर्स इन बोथ दीज पॉलिसीज रिमेन द सेम, यानी कि सेम चीजें ही दोनों को जो है अफेक्ट कर रही है।
अफेक्ट करती हैं दोनों को। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी में क्या क्या भाई सिमिलैरिटी वगैरह है वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या है। तो अब हम जो है फोकस हमारा मेनली हमारा टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी का है, इसलिए हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी पे फोकस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें कि भाई इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य से ये बना हुआ है, तो 4 मेन ऑब्जेक्टिव आपके सामने जो है आता है। एंड उसमें जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या रहेगा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल बी प्राइस स्टेबिलिटी। ओके, सो प्राइस स्टेबिलिटी आपका जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, प्राइस स्टेबल रखने के लिए। द सेकेंड वन इज योर हेल्दी बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। The third objective is full employment and maximum feasible output. And the fourth objective is high rate of economic growth. तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके कारण हमें जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है बनाना पड़ता है। सो जो पहला मेन उद्देश्य था वो प्राइस स्टेबिलिटी का था। भाई अगर हम बात करें 1930 से ही जो है सारे जो एक्सपर्ट्स थे, सारे जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, वो ये मानते थे कि भाई अगर हम जो है मनी सप्लाई को जो है ढंग से आप जो है उसको मैनिपुलेट कर पाओगे तो हम जो है जितना भी इन्फ्लेशन है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन ज़्यादा था, तो हम जो है उन्होंने इकोनॉमिस्ट ने ये बोला हम डिप्रेशन और ये इन्फ्लेशन का जो दौर है इसको हम जो है कंट्रोल में कर सकते हैं अगर हम जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल में कर ले। सो यहाँ से ही इम्पोर्टेंस यहाँ पे उठा कि भाई अगर हम मनी को अच्छे से कंट्रोल कर ले, उसके सप्लाई को जो है प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर ले, तो इन्फ्लेशन जो है वो होगा नहीं और हर चीज़ जो है कंट्रोल में रहेगा, एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो है आपका प्राइस स्टेबिलिटी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उद्देश्य था, बहुत इम्पॉर्टेंट था इसका ऑब्जेक्टिव। देखो उस टाइम जो ग्रेट डिप्रेशन वगैरह उस टाइम आया था, ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड में आया था, ओके, ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड में हमारे आया था, तो उस टाइम जो था एक प्राइस स्टेबिलिटी का जो था बहुत ही ज़्यादा नीड फील हुआ था कि भाई प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसीलिए ये मॉनेटरी पॉलिसी में जो है प्राइस स्टेबिलिटी को मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया। एंड अगर उसके बाद भी अगर रिसेंट टाइम्स में भी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि भाई अगर ऑर्डरली प्रोडक्शन बिहेवियर भी प्रॉपर तरीके से, प्रोडक्शन भी हमारा प्रॉपर तरीके से आपका चलता रहेगा, प्लस आपका जो जनरल प्राइस स्टेबिलिटी से जो है हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से आपको इकोनॉमी में जो है ये जो साइकिल्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल और ये सब चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से आपको चलता रहेगा। एंड अगर हर चीज़ इंडस्ट्री में प्रॉपर तरीके से चल रही है तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट भी जो है प्रॉपर तरीके से ही होता चला जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो है अच्छी बात है। तो प्राइस स्टेबिलिटी के जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे एंड इसीलिए जो इसको जो है मॉनेटरी पॉलिसी का पहला मेन उद्देश्य यही है कि प्राइस को जो है आप स्टेबल रखोगे। देन अगेन इसको देखने का काम किसका है, इसको देखने का काम है हमारे सेंट्रल बैंक का। सेकंड जो है वो है हेल्दी बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको जो है मेंटेन करके रखना जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सो अगर हम बहुत पहले की बात करें तो उस टाइम पे जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो आपका एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, इसको जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम पे एक्सचेंज जो है प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो एक्सचेंज है, जो फ्लक्चुएशन होता है एक्सचेंज रेट का, जैसे आप अब अगर यहाँ से जो है अगर हम इंडिया की सिंपल एक इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना के बाहर को विदेश में बेचते हो तो विदेश से आपको क्या मिलता है, वो लोग आपको रुपए में नहीं पे करेंगे, वो आपको डॉलर्स में पे करेंगे, है ना। सिमिलरली अगर आपको बाहर से कोई चीज़ खरीदनी है, आपको यूएस हो गया, कोई भी कंट्री आप ले लो, आपको जर्मनी से कोई चीज़ खरीदनी है तो आपको जो है जर्मनी में जो करेंसी है वो करेंसी में आपको पे करना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है रेट फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो ये जो एक्सचेंज रेट है उसका स्टेबिलिटी बनाए रखना जो है उस बहुत ही ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया गया था। बट फ्लक्चुएशन जो था इन एक्सचेंज रेट वो काफ़ी ज़्यादा कम थे क्योंकि पहले के टाइम में जो था गोल्ड स्टैंडर्ड था, देयर वाज गोल्ड स्टैंडर्ड। बट गोल्ड स्टैंडर्ड को जो है धीरे धीरे हटा दिया गया एंड उस टाइम जो है ब्रेटन वुड्स सिस्टम वगैरह क्रिएट किया गया। अगर हम ये मिड 40s की बात कर रहे हैं तो मिड 40s में ब्रेटन
वुड्स। तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो है उस टाइम पे आया है, 1930s की बात है। एंड उसका भी अगेन उद्देश्य यही था कि जो एक्सचेंज रेट होता है आपका, उसमें जो है एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी हो। बट 1930s में आया, बट 1970s में आते आते ये जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो गया। तो एक तरीके से जो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक जो एक्सचेंज स्टेबिलिटी है उसका जो है प्राइमेसी जो है उस टाइम पे जो है ख़त्म हो गया था। अगेन अगर हम आज की ही बात करें तो आज के टाइम में भी जो है एक्सचेंज रेट को जो है एडजस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड अगर जो है काफ़ी ज़्यादा अगर आउट ऑफ बैलेंस कोई चीज़ हो जाए तो उसमें जो है हमारा गवर्नमेंट भी जो है वो इंटरवीन करता है, क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम का जो केस है वो हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो है इकोनॉमिक जो है पूरा का पूरा चीज़ें जो है बैलेंस में ही रहे। सो मॉनेटरी पॉलिसी में आजकल हम जो है क्या करते हैं, जो भी डेफिसिट रहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, उन सबको जो है देखने के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है एक हेल्दी आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट रखना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी जो बैलेंस है उसको जो है वो एक रखना भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। थर्ड, अगर हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दैट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम फीजिबल आउटपुट। सिंपल सी बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमको चाहिए। जितना भी लोग हैं, जितना भी ऐसे लोग हैं, ऐसा लोग ना हो कि जो छूट जाए। जो लोग एम्प्लॉयबल हैं उसको आप जो है एम्प्लॉय करोगे, प्लस हमारा एक फीजिबल आउटपुट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में जो है आउटपुट जो है वो नहीं हो रहा। आउटपुट वगैरह देख के ही जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो होनी चाहिए। सो जो प्रेजेंट डे हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है, इट एम्स एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम फीजिबल आउटपुट। इट होप्स टू ऑटोमेटिकली इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एट द एंड ऑफ द डे हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ही चाहिए। एंड फाइनली हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर हम पहले वगैरह की बात करें तो उस टाइम में जो है हमारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी देखो पहले अगर हम पुराने इकोनॉमिक पॉलिसी से अपने को कंपेयर करें ना, अभी करंट वाला हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रहा है, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी चल रहे हैं, और अगर हम प्रीवियस जो है कुछ साल पहले का हम अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हमने किया है। पहले जो है हम बहुत ही ज़्यादा उतना ज़्यादा हाईफाई जैसा हम चीज़ें भी नहीं रखते थे। हमारी सिचुएशन भी देखो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हमारी इकोनॉमी का आपका पता ही है, पूरा धज्जियाँ उड़ चुका था। क्योंकि 50 साल पहले की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन जो है बहुत अच्छा नहीं था। तो अगेन उस टाइम पे जो है हमें ग्रोथ की ज़रूरत थी। ग्रोथ जो है हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बना के उसको ना एक बहुत अच्छे से ग्रोथ करना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम पे नीड था। हमारे इंडिया जो हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री को ग्रोथ का जो है काफ़ी ज़्यादा नीड था। इसी चक्कर में जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसका मेन उद्देश्य एक और रखा गया कि हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपको किसी ना किसी तरह लाना है। सो जो अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव बात करें कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, तो यही 4 मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला है प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड है हेल्दी बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, थर्ड वन इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम फीजिबल आउटपुट, एंड योर फोर्थ वन इज हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.